गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर का अपडेट इस बुलेटिन में आपको देंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उड़ीसा दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। 3 जिलों में करेंगे जनसभा। भाजपा प्रत्याशी के लिए करेंगे वोट की अपील। सुकमा में नक्सलियों ने जारी किया प्रेस नोट। क्रॉस फायरिंग में ग्रामीणों को भी नुकसान पहुंचाने का आरोप। कांग्रेस नेता विक्रम बैस की हत्या मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भिलाई से 3 और बिलासपुर से 2 आरोपी गिरफ्तार। सोमवार को दिया था वारदात को अंजाम। ऑनलाइन सट्टे पर पुलिस का शिकंजा। 3 लोगों को किया गिरफ्तार। ऑनलाइन सट्टा संचालन के लिए खुलवाते थे बैंक खाता। और इस साल समय से पहले दस्तक देगा मानसून। 19 मई को अंडमान निकोबार और 13 जून को छत्तीसगढ़ में होगी मानसून की एंट्री। और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुकमा से बड़ी खबर के साथ, जहां नक्सलियों की दंड कारण स्पेशल जोनल कमेटी ने प्रेस नोट जारी किया है। क्रॉस फायरिंग में ग्रामीणों को भी नुकसान पहुंचाने का आरोप इस प्रेस नोट के जरिए लगाया गया है। सरकार से वार्ता के लिए माहौल बनाने की कोशिश इस तरीके से की जा रही है। संगठनों से अपील भी की गई है। जनवरी से अब तक पुलिस मुठभेड़ में 160 के मारे जाने की पुष्टि जो है वो हो चुकी है, और यही वजह है कि नक्सली जो हैं वो लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। और अब नक्सलियों की दंड कारण स्पेशल जोनल कमेटी ने प्रेस नोट जारी किया है, और इसके जरिए क्रॉस फायरिंग में ग्रामीणों को भी नुकसान पहुंचाने का आरोप उन्होंने लगाया है। सरकार से वार्ता के लिए माहौल बनाने की जो कोशिश है वो अब की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजा राठौर हमारे साथ लाइव जुड़ गए। जिस तरीके से नक्सली लगातार अपनी जो मौजूदगी है वो दर्ज कराने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं राजा, अब प्रेस नोट भी जारी कर दिया है, क्या संदेश इसके जरिए देने की कोशिश अब की जा रही है? पर नक्सलियों की ओर से जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें तमाम आरोप लगाए गए हैं। पिछले जनवरी से लेकर अब तक 107 लोगों की मौत का दावा नक्सलियों ने किया, जिसमें 40 से 45 ग्रामीण होना बताया जा रहा है। उसकी जो बचे लोग हैं वो उनके संगठन के किसी ना किसी विंग के हिस्सा माने जा रहे हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे प्रेस नोट में जो कही गई है वो है वार्ता को लेकर नक्सलियों की ओर से बयान आ चुका है। 2 बयान सामने आ चुका है। उसके बावजूद सरकार की ओर से नक्सलियों का कहना है कि कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है, जिसे लेकर नक्सलियों ने सरकार से अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए तमाम मानवाधिकार संगठन है, पत्रकार हैं, बाकी लोगों से दबाव बनाने की अपील भी की है। जी राजा राठौर, हमेशा से ये देखा जाता है, सरकार हमेशा ये कहती है कि वो नक्सलियों से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन अब नक्सली कह रहे हैं कि संगठन जो माहौल बनाने की जो अपील कर रहे हैं उससे क्या अब जाहिर होता है? देखिए, कहीं ना कहीं ये एक बात स्पष्ट है कि माओवादी वार्ता चाहते हैं, और पहली बार ऐसा मामला सामने आया। इससे पहले कई सरकारें आई और माओवादियों से वार्ता की चर्चाएं खाली चलती रही हैं। आज तक वार्ता कभी हो नहीं पाई, क्योंकि नक्सलियों की ओर से वार्ता को लेकर कोई ना कोई ऐसे ऑप्शन रख दिए जाते थे, ऐसे मांग रख दिए जाते थे जो पूरी नहीं हो सकती। कई बार नक्सली बोलते थे कि कैंपों को हटाया जाए, कैंपों से जवानों को हटाया जाए। इस बार पहला ऐसा मौका है जब नक्सली खुद कह रहे हैं कि कुछ तमाम सशर्त वो वार्ता को तैयार है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शर्त है कि जो कैंप खोले गए हैं उससे जवानों को कैंप तक सीमित रखा जाए, ऑपरेशन बंद कर दिए जाए, इसके बाद हम वार्ता को सीधे तैयार है। लेकिन सरकार की ओर से अब तक निश्चित तौर पर एक जो वार्ता को लेकर सीधा जवाब आना चाहिए था वो नहीं आया है। अगर सरकार की ओर से वार्ता को लेकर सीधा जवाब आता है तो निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है, ऐसा वातावरण तैयार है कि वार्ता हो सकता है। जो तमाम मौतें हो रही हैं लगातार मुठभेड़ों में, चाहे वो नक्सली हो चाहे वो जी राजा, क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस प्रेस नोट को लेकर आई है सामने?
देखिए, अब तक किसी भी प्रकार से इस आज की प्रेस नोट को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया सरकार की ओर से सामने नहीं आई है। और हम प्रयास भी कर रहे हैं कि किसी तरह से सरकार के जो लोग हैं वो इस प्रेस नोट पर अपना बयान दें और नक्सलियों को क्या जवाब वो देंगे या नहीं देंगे, या सिर्फ ऑपरेशन के माध्यम से ही नक्सलवाद का खात्मा सरकार चाह रही है, ये बात तो स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि वार्ता को लेकर माओवादियों ने अपने जो बातें हैं जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि सरकार का इस पर क्या रुख होता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजा तमाम जानकारी के लिए। और अब बात बस्तर की, जहां अबूझमाड़ के 50 से ज्यादा सरपंच शरणार्थी जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। वे अपने पंचायत क्षेत्र में लौटने की स्थिति में नहीं है और वजह यह है कि नक्सली आतंक की इसकी बड़ी वजह है। गांव के विकास में सरपंच की भूमिका सबसे अहम होती है, लेकिन जब सरपंच ही सुरक्षित नहीं तो ग्रामीण तो भगवान भरोसे ही रहेंगे। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार 5 साल से ये दावा करती रही कि उसने नक्सलियों को खत्म कर दिया। बीजेपी की नई सरकार 5 महीने से लगातार ऑपरेशन कर रही है। उसका ये भी दावा है कि नक्सलियों के पांव उखड़ चुके हैं। उसके बाद भी हाल ये है कि सरकार गांव लौटने से डर रहे हैं। उन्हें सरपंच जो है वो गांव लौटने से डर रहे हैं। उन्हें डर है कि अपने घर लौटने की कीमत उन्हें जान देकर चुकानी ना पड़ जाए। दलाल के नाम से 2020 में बैनर पोस्टर टांगकर जान से मारने का धमकी दिया गया। नहीं है, डर बोलने से भी हमको डर है। अभी देख के डर लग रहा है। जान से और बड़ा क्या चीज़ है? जान है तो जहान है। अपनी आप बीती सुना रहे ये लोग बस्तर की जमीनी हकीकत बयां कर रहे हैं। ये सभी नारायणपुर जिला मुख्यालय से 43 किलोमीटर दूर स्थित छोटे डोंगर ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं। इनमें गांव के सरपंच सहित 3 अलग अलग समाजों के प्रमुख और पद्मश्री से सम्मानित वैदराज भी शामिल हैं। लेकिन ये सभी लोग अपने गांव से दूर नारायणपुर डीपीआरसी भवन में बीते 6 महीने से सुरक्षा की खातिर पनाह लिए हुए हैं, क्योंकि माओवादियों ने इनके खिलाफ मौत का फरमान सुनाया है। माओवादी इलाके में संचालित लौह अयस्क खदान का लंबे समय से विरोध करते रहे हैं और इस खदान के संचालन में इन सभी लोगों की भूमिका मानते हैं। माओवादी इस इलाके में कई जनप्रतिनिधियों की हत्या भी कर चुके हैं। दलाल के नाम से 2020 में बैनर पोस्टर टांगकर जान से मारने का धमकी दिया गया था। 2020 से? जी। तो यहाँ कब से हो आप? कितना दिन हो गया? हम लोग 4 नवंबर 2023 से हैं। नहीं है, डर बोलने से भी हमको डर है। अभी देख के डर लग रहा है। भले हम कुछ गलती नहीं किए हैं तो भी डर है। में एकदम रहना पड़ रहा है। लगता तो है क्या करेंगे, जान से और बड़ा क्या चीज़ है? जान है तो जहान है। नारायणपुर डीपीआरसी भवन में रह रहे इन जनप्रतिनिधियों का कहना है कि उन्हें तो सरकार की तरफ से सुरक्षा मुहैया करवाई जा रही है, लेकिन गांव में उनके परिवार की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। वहीं माओवादी धमकी का शिकार इनके जैसे दर्जनों गांवों के सरपंच हैं, जिनके लिए जिला मुख्यालय के पास शांति नगर बसाकर व्यवस्था की गई है, जहां पीड़ित परिवारों के साथ सरपंच रहते हैं और जिला मुख्यालय से ही यानी शहरों से ही ग्राम पंचायत का काम देखते हैं। इन हालात पर राजनीतिक दल एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पहले की स्थिति कुछ और थी। हमारी सरकार बनने के बाद नक्सली भागे फिर रहे हैं। उन क्षेत्रों में भी फोर्सेस पहुंच रहे हैं, प्रशासनिक अमला पहुंच रहा है और लोगों की जो आवश्यकता है, उन लोगों की ज़रूरतें हैं, उसके अनुसार वहाँ सभी काम भी होना शुरू हो गया है। हमारी सरकार में 5 साल में हमने बस्तर में शांति कायम किए थे, लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बस्तर फिर पूरी तरह से अशांत हो चुका है। जनप्रतिनिधि डरे हुए हैं, जनता डरी हुई है। बस्तर 4 दशक से नक्सलवाद का दंश झेल रहा है। लंबे संघर्ष के बीच सरकारें अक्सर माओवाद के खात्मे और उन्हें बैकफुट पर करने के दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, इसका अंदाजा इन जनप्रतिनिधियों को देखकर लगाया जा सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बस्तर में अब भी पंचायत व्यवस्था नाम मात्र की है? क्या बस्तर के सुदूर गांव अब भी प्रशासन की पहुंच से दूर हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि बस्तर से नक्सलियों के सफाए के दावों की हकीकत क्या है? अशफाक अहमद, IBC 24, नारायणपुर।
और अब कवर्धा से बड़ी खबर, जहां पर कोयलारी में डायरिया का कहर नहीं थम रहा है। डायरिया पीड़ित एक और बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई है। अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 103 लोग बीमार हैं। गांव के 2 कुएं का दूषित पानी पीने से यहां पर डायरिया फैला है, ऐसा बताया जा रहा है। स्कूल में अस्थायी अस्पताल बनाकर लोगों का इलाज भी किया जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अस्थायी स्कूल में अस्थायी अस्पताल यहां पर बनाया गया है। लोगों का इलाज यहां पर किया जा रहा है। लोहारा ब्लॉक के कोयलारी गांव की ये पूरी घटना है। डायरिया का प्रकोप यहां पर लगातार देखने को मिल रहा है। डायरिया पीड़ित एक और बुजुर्ग की अब मौत हो गई है। इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई है, ऐसा बताया जा रहा है। और अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 103 लोग बीमार बताए जा रहे हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि गांव के 2 कुएं का दूषित पानी पीने से यहां पर डायरिया फैला है। स्कूल में अस्थायी अस्पताल भी बनाया गया है और यहां पर अब लोगों का इलाज किया जा रहा है। लोहारा ब्लॉक का ये पूरा मामला है, जहां पर डायरिया जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, स्कूल की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर अस्थायी अस्पताल बना दिया गया है, मरीजों को यहाँ पर भर्ती किया गया है और इलाज तो किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी डायरिया जो है वो लगातार फैल रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो 2 कुएं हैं गांव में, उनका पानी पीने से, दूषित पानी पीने से डायरिया यहाँ पर लगातार फैल रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या पीने के पानी के लिए कोई और स्रोत यहाँ पर इस गांव में नहीं है। सिर्फ 2 कुएं हैं और यहीं से पीने का पानी जो है वो सारे गांव के लोग लेते हैं और यही वजह है कि यहाँ पर डायरिया जो है वो बुरी तरीके से फैल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सूर्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए। सूर्य प्रकाश, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अस्पताल यहाँ पर बनाया गया है अस्थायी, और बड़ी वजह जो देखने को सामने आ रही है, 2 कुएं जो है वो गांव में दूषित पानी यहाँ से लिया जाता है और इसी वजह से डायरिया फैल रहा है। तो क्या प्रबंधन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है? क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं की जा रही हैं? देखिए, 6 दिन से यह डायरिया फैला हुआ है ग्राम कोयलारी में और पूरी तरीके से डायरिया बेकाबू हो चुका है। अब तक के 103 मरीज डायरिया के गांव एक ही गांव से सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2 की मौत हो गई है। एक की मौत पूर्व में हुआ था 60 वर्षीय बुजुर्ग का, और आज जो है फिर एक बुजुर्ग कृष्णा साहू नाम का 65 वर्षीय बुजुर्ग का फिर इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गया है। बताया जा रहा है कि गाँव में करीब 56 कुएं हैं जिसका पानी ग्रामीण लोग पीते हैं। अधिकांश कुएं जो है खुले हैं और किसी प्रकार की कोई उसको ढका नहीं गया है, जिसके चलते गांव में यह जो कुएं की पानी है वो पूरी तरीके से दूषित हो चुका है। जिला प्रशासन की ओर से और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कुएं की पानी का सैंपल लिया गया था, जिसमें से 2 कुएं की पानी दूषित पाया गया था और इस सभी कुएं की पानी पीने के लिए ग्रामीणों को बैन कर दिया गया है। कुल मिलाकर के ग्रामीणों को सचेत जरूर किया गया था कि कुएं की पानी ना पिए, लेकिन हालात जो है बेकाबू हो चुका है। अभी तक के स्वास्थ्य विभाग जो है इस बढ़ते हुए डायरिया पर काबू नहीं कर पा रही है और लगातार डायरिया के नए मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं आज एक और व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है। कुल मिलाकर के 103 मरीज अब तक के सामने आए और 2 की मौत हो चुकी है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम अभी भी मौके पर ग्रामीणों को सचेत कर रहा है, घर घर जाकर के दवाइयां बांट रही है, लेकिन डायरिया जो है वो काबू पर नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल, जागरूकता और व्यवस्था दोनों की ही यहाँ पर कमी दिखाई दे रही। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको सीधे बलौदा बाजार ले चलते हैं, जहां पर युवती की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई है। नाली में युवती की सर कुचली हुई लाश मिली है। लाश मिलने से यहां पर सनसनी फैल गई है। हत्या कर अज्ञात आरोपी जो हैं वो मौके से फरार हो गए हैं। लोहिया नगर नयापारा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। जांच में कोतवाली पुलिस जो है वो जुटी हुई है। और अब रुख करेंगे भिलाई का, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ने सीआईएसएफ जवान को ठोकर मार दी। हादसे में जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। पावर हाउस ओवरब्रिज के नीचे की ये घटना बताई जा रही है। जवान को सुपेला अस्पताल लेकर पुलिस पहुंची हुई है। छावनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पावर हाउस ओवरब्रिज के नीचे यहां पर जवान को तेज रफ्तार ने ठोकर मार दी। यहाँ पर वाहन ने जवान को सुपेला अस्पताल लेकर फिलहाल पुलिस पहुंची हुई है और उनका इलाज यहाँ पर जारी है। और अब मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर, जहां अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है।
चनवारी डांड के मोहरी पारा मैदान में शव मिला है। हत्या की आशंका इस मामले में जताई जा रही है। सिर पर चोट के निशान हैं। पुलिस मौके पर पहुंची हुई और पूरे मामले की जांच पड़ताल यहां पर की जा रही है। सिटी कोतवाली क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मोहरी पारा मैदान में शव मिला है। और अब खबर रायपुर से है। रायपुर के भनपुरी इलाके में एक्सरसाइज करते हुए 17 साल के नाबालिग लड़के की मौत हो गई। बुधवार की सुबह लड़का रोजाना की तरह ट्रेडमिल पर रनिंग कर रहा था। इसी दौरान वो अचानक बेहोश होकर नीचे गिर गया। जिम में मौजूद उसके साथी लड़के को फौरन अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जो कि इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच अब शुरू कर दी है। जिम संचालक के मुताबिक मृतक लड़का पिछले 2-3 दिनों से जिम आ रहा था और इस घटना के बाद एक्सपर्ट का मानना है कि बिना सलाह एक्सरसाइज के पैटर्न और सप्लीमेंट्स के मनमाने सेवन इसकी वजह हो सकता है। आपको बता दें कि 1 महीने पहले जगदलपुर सिटी एसपी उदित पुष्कर की भी जिम में वर्कआउट करते समय अचानक तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद उन्हें रायपुर लाकर अस्पताल में भर्ती किया गया था। और इस घटना के बाद से ही जिम संचालकों पर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। और ये सर लड़का 10 सेकंड भी नहीं दौड़ा होगा ट्रेडमिल में। ट्रेडमिल से उतरा, खड़ा हुआ है, सामने लड़के से बात किया है। बात करने के बाद वो पीछे की ओर जब झुका है तो आसपास के सब बच्चे उसको पकड़ के ना सामने डिंगलाइन बेंच पर इसकी ओर लेके गए हैं। उसको पानी नहीं पिलाया, उसके तुरंत हम लोग हॉस्पिटल लेके गए हैं। हम लोग थोड़ा सा भी उसको देरी नहीं किए। हमारे यहाँ क्या है सर, कभी किसी को फोर्स नहीं करते। जैसे 4-5 लोग बच्चे हैं साथ में आते हैं, भैया करना है, देखना है, देखने के बहाने भी कई लोग बैठ जाते, तो हम लोग कभी किसी को, बच्चे लोग कभी कुछ बोले नहीं। इसलिए हम लोग मना करते हैं कि तेज नहीं दौड़ना है, आना है, स्ट्रेचिंग करना है। इसके लिए हम सबको समझाते हैं जी। वो आते साथ ही सर पता नहीं आज सर वो दौड़ ही रहा था पहले सर, आते साथ ही वो साथ ट्रेडमिल पे चढ़ा है, चढ़ने के बाद खड़ा हुआ, खड़े होने के बाद वो गिरा है। आज सुबह 8:30 बजे का है। यहाँ पर बनपुरी के पास में एक स्पेस जिम पे जो है एक बालक गया था, जो कि 17 साल का था। और थोड़ी देर ट्रेडमिल में चलने के बाद फिर अपने दोस्तों से बात करने के दौरान वो वहाँ पे गिर गया, जिसे ले जाकर हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, जहाँ पे डॉक्टर ने उसे ब्रॉड डेथ घोषित किया है। जिसमें जानकारी मिलने पर थाना खमतराई में मर्ग कायम किया गया है। जाँच जारी है। थैंक यू। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ गए। तहसीन, जैसा कि बताया जा रहा है कि बिना गाइडेंस के सप्लीमेंट लेना और एक्सरसाइज करना, ये एक बड़ी वजह सामने आई है। इसके अलावा और क्या वजह रही है? देखिए, वजह की अगर बात करें तो अभी वजह बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्योंकि इसमें अगर मौत के कारणों की बात करें तो मौत के कारण अभी इसमें खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि पीएम उसका हो चुका है और शव को जो है उनके परिजनों को सौंप दिया गया है और परिजन जो है बालाघाट लांजी लेके उसको रवाना हो गए। और इसके बाद अगर बात करें तो बनपुरी स्थित जो थर्ड स्पेस जो जिम है, वहाँ पे सारे नियमों की अनदेखी करके वहाँ पे नाबालिगों को ही एंट्री दी जा रही थी। इस बात का एक बड़ा खुलासा इस जांच में हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें, जिम में सिर्फ एक ही प्रशिक्षित ट्रेनर था, मौजूद था वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई बताने वाला नहीं था कि किस तरीके से एक्सरसाइज करना है, किस तरीके से ट्रेडमिल पे चलना है, कितनी देर करना है। तो यहाँ पे भी ये चूक हुई है यहाँ पे। इसके अलावा अगर बात करें तो नाबालिग के अचानक गिरने के बाद काफी देर तक ये लोग जो उसके साथी थे वो जिम में ही आरएनडी कर रहे थे उसको लेके कि किसी तरह उसको होश में लाया जाए। लेकिन जब वो होश में नहीं आया तो जिस तरीके से हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि उसको उठा के सीढ़ियों से उतारा है और उसके बाद बाइक पे बैठा के उसके घर गए और तब जाके वो परिजनों के साथ में देवेंद्र नगर स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचे, जहाँ पे उसकी मौत हो गई। जो डॉक्टरों ने जो इलाज वहाँ पे कर रहे थे तो वहाँ पे मौत हो गई। तो उसके बाद जो है यहाँ पे घोर लापरवाही भी यहाँ पे कह सकते हैं कि सामने आई है। और इन दिनों स्कूलों की छुट्टियां हुई भी है और उसके चलते जो है बच्चे फ्री हैं, तो ये नाबालिग बच्चे जो है वो जिमों में जा रहे हैं और वहाँ पे उनको प्रवेश दिया जा रहा है, जबकि नियमानुसार जो है इस पे पूरी तरह से प्रतिबंधित है शासन प्रशासन की तरफ से। बिल्कुल तहसीन, जैसा कि आप बता रहे हैं, मामला अभी भी संदिग्ध नजर आ रहा है और पूरी जांच पड़ताल जब पूरी होगी तभी इस मामले का खुलासा हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।